Dear students, this is the second part of thermodynamic and kinetic aspects of metal complexes. In this video lecture, we will discuss about the previous year questions related to factors affecting the stabilities. This is a very important topic for exam view. तो स्टूडेंट क्वेश्चन है यहाँ पर डिस्कस द फैक्टर विच अफेक्ट थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। ठीक है, हमें फैक्टर्स लिखने हैं जो कि थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। तो देखिए, जो हम थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी की बात करते हैं तो मेनली हम बात करते हैं मेटल और लिगेंड के बीच बॉन्डिंग की। स्ट्रोंगर बॉन्डिंग होती है तो उस केस में आपके पास जो मॉलिक्यूल होता है वो ज़्यादा स्टेबल होता है। स्ट्रोंगर यदि आपके पास बॉन्डिंग होती है मेटल लिगेंड के केस में तो आपके पास कॉम्प्लेक्स जो है थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल होता है, मोर स्टेबल होता है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि थर्मोडायनेमिकली स्टेबिलिटी के लिए कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को अफेक्ट करते हैं। फर्स्ट वन इज स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है थ्री फैक्टर्स के ऊपर। फर्स्ट वन इज नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसका नेचर कैसा है। देन नेचर ऑफ द लिगेंड, देन प्रेजेंस ऑफ चिलेट रिंग। तो ये तीन फैक्टर्स हैं जिसके ऊपर मेनली स्टेबिलिटी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी जो है वो डिपेंड करती है। तो देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल यदि हम सेंट्रल मेटल एटम की बात करें तो उसमें हम ये देखेंगे कि सेंट्रल मेटल एटम की साइज क्या है, सेंट्रल मेटल एटम के ऊपर चार्ज कैसा है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या है। ओके, और जब हम नेचर देखेंगे लिगेंड्स का तो उसके केस में हम देखेंगे कि आपके पास जो लिगेंड है उसकी साइज क्या है, उसके ऊपर चार्ज क्या है। ठीक है, लिगेंड की जो बेसिसिटी है वो कैसी है। देन जब हम चिलेट्स की बात करेंगे, चिलेट रिंग्स की बात करेंगे तो हम ये देखेंगे कितनी रिंग्स फॉर्म हो रही हैं, चिलेट रिंग्स कितनी है, साइज क्या है चिलेट रिंग्स की, क्या वहां पर स्टेरिक इफेक्ट आता है। ठीक है, तो ये सब फैक्टर्स हम जो है डिस्कस करेंगे वन बाय वन। ओके, तो सबसे पहले जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को अफेक्ट करने वाला फैक्टर हम डिस्कस कर रहे हैं वो है नेचर ऑफ द सेंट्रल मेटल एटम। ठीक है, और उसके अंदर सबसे पहले है आपके पास साइज। ओके, तो देखिए जो साइज होती है वो क्या करती है, आपके पास अफेक्ट करती है थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को। कैसे करेगी कि आपके पास जो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज ऑफ द मेटल एटम। इसका मतलब ये है कि साइज जितनी बड़ी होगी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उतनी ही कम होगी, और साइज जितनी छोटी होगी थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जब साइज छोटी होती है तो उस केस में इंटरेक्शन जो होता है लिगेंड और मेटल का वो काफ़ी अच्छे से होता है, और जब काफ़ी अच्छे से होगा तो बॉन्ड फॉर्म जो होगा वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनेगा। यदि स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन गया है तो आप उसको जब हीट करेंगे तो वो जो कॉम्प्लेक्स है वो काफ़ी बाद टूटेगा, मीन्स कॉम्प्लेक्स क्या है थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल्स हमने यहाँ कुछ आयन्स उठाए हैं जिसके अंदर है Mn2 पॉजिटिव, आयरन 2 पॉजिटिव, निकिल 2 पॉजिटिव। यदि इनकी आयनिक रेडियस की बात करें तो जो मैग्नीज है उसके जो आपके पास आयनिक रेडियस है दैट इज 91 पिकोमीटर, देन आयरन की 83 है और निकिल की 78 है। इसका मतलब ये है कि निकिल जो है वो स्मॉलेस्ट है, निकिल क्या है स्मॉलेस्ट इन साइज, और हमने कहा है स्मॉल जो आपके पास साइज होती है वो स्मॉल होगी तो थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी। इसीलिए थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी का यदि आप ट्रेंड देखो तो आपके पास निकिल जो है वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। ठीक है, तो इस केस में आप बोल सकते हो कि यदि मेटल आपके पास छोटा होगा, ठीक है, यदि मेटल आपके पास छोटा होगा तो उस केस में लिगेंड के साथ बॉन्डिंग उसकी क्या होगी, अच्छी होती है। ठीक है, नेक्स्ट केस है आपके पास चार्ज डेंसिटी ऑन द सेंट्रल मेटल एटम। मतलब इसमें हम ये देखेंगे कि जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके ऊपर चार्ज कितना है। ओके, यदि हम चार्ज का रिलेशंस देखें स्टेबिलिटी के साथ तो वो क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। ठीक है, इसका मतलब यदि चार्ज आपके पास हाई होगा तो स्टेबिलिटी भी क्या होगी, हाई होगी। ठीक है, और यदि आपके पास चार्ज लो होगा, कम होगा, तो स्टेबिलिटी भी आपके पास डाउन जाएगी, कम होगी। ओके, ऐसा क्यों होता है, क्योंकि देखिए जैसे जैसे आपके पास चार्ज क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, तो वैसे वैसे आपके पास साइज क्या हो जाएगी आयन की, स्मॉल हो जाएगी। क्योंकि हायर चार्ज जो क्या करेगा, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को कंप्लीटली अपनी साइड खींचने की कोशिश करता है, तो साइज क्या होती जाती है, छोटी होती जाती है। और हमने पढ़ा पीछे कि साइज के साथ आपके पास
क्या रिलेशन था स्टेबिलिटी का? इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। अब साइज छोटी हो गई है तो इसका मतलब ये है कि इंटरेक्शन यदि उसका लिगेंड के साथ होगा, इंटरेक्शन यदि लिगेंड के साथ होगा तो वो कैसा है? बेटर, दैट इज स्ट्रॉन्गर। और यदि स्ट्रॉन्गर इंटरेक्शन है तो बॉन्ड भी कैसा बना? स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बना। और स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको क्या करनी पड़ेगी? ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसका मतलब आपका कॉम्प्लेक्स क्या है? थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप यहाँ इस केस के अंदर देखते हैं कि आपके पास क्या है? आयरन CN6 4 नेगेटिव, एंड सेकंड केस में आपके पास है आयरन CN6 3 नेगेटिव। तो देखिए इन दोनों केसेस के अंदर यदि चार्ज देखा जाए आयरन एटम के ऊपर, तो आयरन के ऊपर यदि चार्ज देखिए, आयरन के ऊपर चार्ज देखोगे तो क्या है? CN6 जो है माइनस, यहाँ पर आप क्या निकालोगे? x प्लस में 6 इंटू -1 इज इक्वल टू -4। तो आपके पास जो चार्ज आता है वो क्या आता है? +2। सेम इसी तरह से जब आप आयरन सेकंड केस के अंदर जब इसके ऊपर चार्ज क्या है? +3 है, वो देखते हैं। तो अब इसमें देखिए +3 चार्ज का मतलब ये है कि वहां पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कम है और न्यूक्लियर चार्ज दोनों में सेम है। ठीक है, तो कम इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस जो है अपनी साइड ज्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो इस केस में क्या हो जाएगा? आपके पास साइज क्या मिलेगी? स्मॉल मिलेगी। और यदि स्मॉल साइज है तो इसका मतलब इंटरेक्शन अच्छा है उसका लिगेंड के साथ। यदि इंटरेक्शन अच्छा है लिगेंड के साथ तो बॉन्डिंग उसकी अच्छी हुई है लिगेंड के साथ, और आपके पास कॉम्प्लेक्स जो है ज़्यादा स्टेबल है। तो ये सब फैक्टर था आपके पास चार्ज का, कि चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। ओके, देन थर्ड जो आपके पास आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ मेटल आयंस। ठीक है, हम नेचर ऑफ मेटल आयन देख रहे हैं, तो आप जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखेंगे मेटल आयंस की तो उसका जो है रिलेशन क्या होता है? स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस के साथ डायरेक्ट रिलेशन होता है। इसका मतलब जितनी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी आपका कॉम्प्लेक्स उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ठीक है, इट मीन्स ग्रेटर इज द इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल मेटल एटम, मोर इज द इंटरेक्शन विद द मोलिक्यूल ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, जितनी ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगा उतना ही इंटरेक्शन होगा उसका अच्छे लिगेंड के साथ, और उतनी ही अच्छी उसकी बॉन्डिंग होगी, और आपके पास कॉम्प्लेक्स क्या होगा? ज्यादा स्टेबल होगा। देखिए एग्जांपल में आपके पास क्या है? मरकरी 2 पॉजिटिव एंड लेड 2 पॉजिटिव मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ठीक है, ये जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो आपके पास क्या होते हैं? ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल से। दैट्स व्हाई यदि हम मरकरी या लेड के कॉम्प्लेक्सेस देखेंगे तो वो ज़्यादा स्टेबल होंगे आपके पास एल्कली एंड एल्कलाइन अर्थ मेटल के कॉम्प्लेक्सेस से। नेक्स्ट है आपके पास सेकंड फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर हमने देखा नेचर ऑफ द मेटल एटम, और नेचर ऑफ मेटल एटम के अंदर हमने 3 फैक्टर्स पढ़े। साइज पढ़ी है, देन न्यूक्लियर चार्ज पढ़ा है, और थर्ड पढ़ा था हमने उसके अंदर इलेक्ट्रो नेगेटिविटी। साइज जो थी वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल थी स्टेबिलिटी के, न्यूक्लियर चार्ज स्टेबिलिटी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल थी। नाउ हम देखेंगे नेचर ऑफ लिगेंड्स। देखिए नेचर ऑफ लिगेंड्स के अंदर हम देखेंगे कि आपका जो इनकमिंग जो भी आपके पास है, जैसे हम कहते हैं कि ये मेटल है और ये क्या है? लिगेंड है, तो इस लिगेंड का साइज कैसा है, इसके ऊपर चार्ज डेंसिटी कितनी है, वो सब मैटर अफेक्ट करते हैं आपके पास स्टेबिलिटी को, थर्मोडायनेमिक स्टेबिलिटी को। तो देखिए साइज एंड चार्ज, सबसे पहले आप क्या देखेंगे? साइज एंड चार्ज ऑफ द लिगेंड। तो हम कहते हैं कि जो स्टेबिलिटी होती है कॉम्प्लेक्स की दैट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द साइज। इसका मतलब ये हुआ कि यदि आपके पास लिगेंड जो है वो क्या है? स्मॉलर है साइज के अंदर, दैट इज स्मॉलर इन साइज। तो वही फैक्टर जो उस मेटल के केसेस में हुआ था, लिगेंड स्मॉल है, इसका मतलब इंटरेक्शन मेटल के साथ, इंटरेक्शन मेटल के साथ क्या होगा? स्ट्रोंग होगा। ठीक है, स्ट्रोंग होगा तो मतलब बॉन्ड भी स्ट्रोंग फॉर्म हुआ, और यदि बॉन्ड स्ट्रोंग फॉर्म हुआ तो थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन होगी। ठीक है, smaller is the size of ligand, more is the interaction with the ligand and more is the stability. Okay, जब हम एग्जांपल देखें तो देखिए आपके पास F नेगेटिव आता है। ठीक है, यदि हम देखें कि F नेगेटिव है और एक आपके पास क्या है? Cl नेगेटिव है, इन दोनों में से ज्यादा स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन कौन करेगा? F नेगेटिव, क्योंकि इसकी साइज क्या होती है? स्मॉल होती है एज कंपेयर टू क्लोरीन। ठीक है, सेकंड फैक्टर आता है आपके पास बेसिक नेचर ऑफ लिगेंड्स। ठीक है, तो देखिए बेसिक नेचर क्या है लिगेंड का कि वो कितने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट कर सकता है। ओके, तो जितने इलेक्ट्रॉन वो डोनेट करेगा मेटल को उतना ही अच्छा बॉन्ड फॉर्म होगा। तो देखिए ग्रेटर इज द ईज विद विच द लिगेंड डोनेट इलेक्ट्रॉन पेयर्स
द ग्रेटर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस। जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन्स लिगेंड मेटल को डोनेट करेगा उतना ही बढ़िया आपके पास क्या बनेगा, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होगा, स्टेबिलिटी कॉम्प्लेक्स की उतनी ही ज़्यादा होगी। ठीक है, देन बेसिक कैरेक्टर ऑफ लिगेंड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंडेंसी ऑफ एन ligand to donate electron pair to the metal atom। ओके, बेसिक कैरेक्टर क्या होता है लिगेंड का, उसकी टेंडेंसी क्या है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स इलेक्ट्रॉन पेयर। स्टेबिलिटी ऑफ मेटल आयन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कैरेक्टर ऑफ लिगेंड। अब देखिए जो स्टेबिलिटी होती है मेटल आयन की वो क्या होती है, उसका जितना बेसिक कैरेक्टर होगा उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब हम AgF की बात करते हैं, सिल्वर फ्लोराइड की बात करते हैं, सिल्वर क्लोराइड की बात करते हैं, सिल्वर ब्रोमाइड लेते हैं और सिल्वर आयोडाइड लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आपके पास क्या है, यहाँ जो आयोडीन है वो क्या होता है, मोर बेसिक होता है। मोर बेसिक क्यों है, क्योंकि ये अपने इलेक्ट्रॉन्स जो है इजीली लूज कर देता है। जो जितनी जल्दी इलेक्ट्रॉन लूज करेगा मतलब उतना ही ज़्यादा बेसिक है। तो जो जितना ज़्यादा बेसिक होगा उतना ही ज़्यादा बढ़िया कॉम्प्लेक्स मतलब थर्मोडायनेमिकली मोर स्टेबल कॉम्प्लेक्सेस की फॉर्मेशन करेगा। लेकिन यदि आप AgF की बात करते हो तो ये क्या है, लेस बेसिक है। फ्लोरीन इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है, वो अपने इलेक्ट्रॉन्स ईजिली डोनेट नहीं कर पाएगा। ठीक है, मेटल आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, लेकिन जो आपके पास लिगेंड है वो आपके पास मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं होना चाहिए। तो यदि ये लेस बेसिक है तो उसका टाइम ये क्या करेगा, लेस स्टेबल कॉम्प्लेक्स की फॉर्मेशन करेगा। नेक्स्ट फैक्टर आपके पास है जो थर्ड फैक्टर है। फर्स्ट फैक्टर हमने देखा नेचर ऑफ द लिगेंड, सेकंड फैक्टर हमने देखा नेचर ऑफ द मेटल एटम, एंड थर्ड फैक्टर जो है दैट इज द प्रेजेंस ऑफ चिलेट रिंग। ठीक है, यदि आपके पास कॉम्प्लेक्स के अंदर चिलेट रिंग आ जाती है तो स्टेबिलिटी के ऊपर क्या इफेक्ट होगा। तो देखिए जो चिलेट रिंग होती है वो चिलेशन क्रिएट करती है, एक प्रोसेस है। तो उसमें क्या होता है, जितना ज़्यादा चिलेशन होगा उतनी ही ज़्यादा स्टेबिलिटी होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जब आप निकिल NH3 की बात करते हो और निकिल एक डाईइथाइल ट्राईइथाइल डायमीन है, तो उस केस में देखिए जब आप निकिल की बात करेंगे तो यहाँ निकिल ने बॉन्ड कुछ इस तरह से फॉर्म किया है, ऑक्टाहेड्रली अमोनिया जो है वो निकिल के सराउंडिंग में प्रेजेंट है। ठीक है, यहाँ सभी जो NH3 लिगेंड्स है वो मोनोडेंटेट है, दैट्स वाई यहाँ पे कोई रिंग फॉर्म नहीं हो रही है। लेकिन यदि आप इथाइलिन डायमीन की बात करोगे तो वो निकिल के केस में क्या करता है, आपके पास रिंग्स की फॉर्मेशन करता है। यहाँ इस तरह से आपके पास इथाइलिन डायमीन में रिंग फॉर्म्स हो जाती हैं। तो इस एक बॉन्ड के ब्रेक होने से आपके पास मॉलिक्यूल क्या हो जाएगा, अनस्टेबल हो जाएगा, क्योंकि अमोनिया वहां से निकल जाएगा। लेकिन जैसे ही यहाँ से एक रिंग ब्रेक होती है तो भी आपका जो मॉलिक्यूल है वो मेटल एटम से अटैच्ड है, तो मॉलिक्यूल क्या रहेगा आपके पास, स्टेबल रहेगा। ठीक है, तो इस जब यदि चिलेशन आ गई, रिंग आ गई, तो आपका कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल है, और यदि रिंग नहीं आई तो आपके पास कॉम्प्लेक्स क्या है, लेस स्टेबल है। नेक्स्ट फैक्टर है आपके पास नंबर ऑफ चिलेट रिंग। ओके, देखिए हमने कहा चिलेशन आया, रिंग आने से क्या होता है, कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होता है, और जितनी ज़्यादा रिंग्स आएंगी आपके पास मोर इज द चिलेट, मोर इज द स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्स। फॉर एग्जाम्पल जब हमने ये बात की कि कॉपर अमोनियम NH3 2 पॉजिटिव है तो उस केस में आपके पास 0 रिंग्स है। देन आपके पास इथाइलिन के 2 मॉलिक्यूल्स लगे तो 2 रिंग्स, 3 मॉलिक्यूल्स लगे तो उस केस में आपके पास क्या हो गई, 3 रिंग्स। तो ये जो आपके पास मॉलिक्यूल है 3 रिंग्स वाला, दैट वन इज मोर स्टेबल, क्योंकि जितनी ज़्यादा रिंग्स होगी उतना ही ज़्यादा स्टेबल होगा। ये कॉम्प्लेक्स आपके पास अनस्टेबल है, या आप कह सकते हो कि स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या हो जाएगा, 3, 2, 1। ठीक है, देन नेक्स्ट फैक्टर जो आता है चिलेट रिंग से रिलेटेड, दैट इज साइज ऑफ द चिलेट रिंग। ओके, तो याद रखिएगा कि जो आपके पास 5 मेंबर्ड चिलेट रिंग होती है दैट वन इज मोर स्टेबल, ज़्यादा स्टेबल होती है। ओनली दोज 5 membered चिलेट rings are more stable than 6 membered चिलेट rings where atom on the rings are joined only by sigma bond। यदि सिग्मा बॉन्ड के थ्रू आपके पास क्या हो रखी है, रिंग्स की फॉर्मेशन हो रखी है 5 मेंबर्स की, तो वो ज़्यादा स्टेबल रहेगी 6 मेंबर से। यदि 6 मेंबर से ज़्यादा की आपके पास रिंग आती है तो वो क्या होती है, कम स्टेबल होती है, क्योंकि उस समय क्या हो जाता है आपके पास स्टेरिक हिंड्रेंस जो है वो क्रिएट हो जाता है। लास्ट फैक्टर है आपके पास स्टेरिक इफेक्ट। ओके, देखिए बल्कि यदि लिगेंड्स आते हैं तो वो स्टेबिलिटी को क्या करेंगे, आपके पास डिक्रीज करेंगे।
बल्कि लिगेंड्स हमेशा ही जो स्टेबिलिटी है उसको डिक्रीज करते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जैसे ही बल्कि लिगेंड्स आएंगे तो आपके पास क्या होगा? रिपल्सन होगा, और यदि रिपल्सन हुआ तो आपके पास मेटल और लिगेंड जो है वो पास आने की बजाय क्या हो जाएंगे? दूर होंगे। तो इंटरेक्शन जो हुआ वो क्या हो जाएगा? डिक्रीज होगा। यदि इंटरेक्शन डिक्रीज होगा तो बॉन्डिंग भी क्या हो जाएगी? आपके पास डिक्रीज होगी। तो आपके पास कॉम्प्लेक्स को तोड़ना क्या हो जाएगा? आपके पास इजी हो जाएगा। तो आपके पास स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? डिक्रीज हो जाएगी। तो स्टेरिक इफेक्ट्स हमेशा ही क्या करते हैं? स्टेबिलिटी को डिक्रीज करता है। ओके, द इंक्रीज स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स कंटेनिंग चीलेट लिंक इज कॉल्ड चिलेट इफेक्ट। ठीक है, यदि हम क्या कर देते हैं, हमने पढ़ा है कि यदि आप क्या करते हो, स्टेबिलिटी को बढ़ाना चाहते हो तो आप क्या करोगे? चिलेटिंग लिगेंड्स को लाओगे, जिसको क्या बोला जाता है? चिलेट इफेक्ट।